हेलो दोस्तों, वेलकम टू बनाएंगे टॉपर के आज के इस वीडियो में हम उदाहरण नंबर 7, 8, 9 और 10 करने वाले हैं, जो कि प्रश्नावली 3.2 का के पहले के जो उदाहरण है उसको हम करने वाले हैं और चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हम करने वाले हैं। तो यार क्या बताएं कि हम इससे पहले के जो वीडियोस थे, जैसे इससे ये वाली वीडियोस मैंने एक बार शूट किया, फिर देखा कि यार उसमें आवाज़ ही नहीं रिकॉर्ड हुआ, थोड़ी दूर तक आवाज़ रिकॉर्ड हुआ, उसके बाद भूल गया। तो इसलिए बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक करके ही जाना और कमेंट में बताना कि आपको वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं। ये आप नहीं बताते हो, ठीक है ना। ये ज़रूर बता कर जाना आपको वीडियो पसंद आई कि नहीं आए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। मैंने 2 बार शुरू किया था, एक बार शूट किया हुआ ही नहीं, फिर दोबारा शूट किया, कुछ प्रॉब्लम की वजह से कहीं जाना पड़ा, इसलिए जो है फिर से छोड़ करके इसी पे चला गया। लेकिन आज तो पक्का है, इसको बना कर ही रहूँगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। उदाहरण नंबर 7 को देखते हैं और बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चन है। पहले तो इसको मैं बता देता हूँ कैसे आपको करना है और बहुत ही सिंपली हम इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है कि उदाहरण नंबर 7, प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो यहाँ पर पहला जो समीकरण दिया गया है, कितना दिया गया है, 7x - 15y = 2। समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 दिया गया है x + 2y = 3। तो ये 2 समीकरण है। बस इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले तो आपको इस वाले क्वेश्चन के अंदर कुछ भी करना, ज़्यादा कुछ नहीं होता। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है, इसमें से आपको यक्स को पहले रखना है, उसके बाद क्या कर देना है, सारे वैल्यूज़ को इस साइड लेकर के चले आना है, ठीक है ना। मतलब कहने का है यक्स का मान वाई के पदों में आपको लेकर के चले आना है और इसको आपको समीकरण नंबर 3 दे देना है। और फिर आपको समीकरण नंबर 3 से जो ये वैल्यूज आई हैं यक्स की वैल्यूज, इसको समीकरण नंबर 2 में रखना है। 2 से आपको वाई की वैल्यू मिलेगी, उस वाई की वैल्यू को आप समीकरण नंबर 3 में रख दो, 2 में रख दो, किसी में भी रख दोगे, आपका जो है आंसर मतलब एक्स की वैल्यू जो है वो भी आ जाएगी। कहने का मतलब किसी भी विधि से आपको हल करना होता है, चाहे ग्राफीय विधि से हल करना हुआ, चाहे प्रतिस्थापन विधि से हल करना हुआ, दोनों में ही आपकी जो वैल्यूज होती है वो एक्स और वाई की वैल्यूज दोनों में ही तरफ से आती हैं। तो सबसे पहले तो इसका मान हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर हम 2 में रख दे। 2 का मान जो भी हमने 2 से निकाला है, समीकरण नंबर 3 जो बनाया है, इसका मान हम डायरेक्ट समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो समीकरण नंबर 1 में जब हम रखेंगे तो 7 × एक्स की जो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 6 - 2y, माइनस का हो जाएगा 15y = हो जाएगा 2। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर देखो, इनका अंदर गुणा कर देते हैं। तो 7 × 21 माइनस का हो जाएगा 14y और ये माइनस का हो जाएगा 15y = हो जाएगा 2 हो जाएगा। और फिर इसको हम सॉल्व कर देते हैं, कुछ करना नहीं होता है। जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 29y, ठीक है ना। थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, ठीक है, इसको देख लेना। तो ये आ जाएगा 21 और बराबर हो जाएगा 2। अब इसको हम उधर लेकर चले जाते हैं तो ये आ जाएगा 29y बराबर आ जाएगा 2 - 21। अब देखो ये है 29 ना, तो ये 29 है, तो यहाँ से 29y बराबर आ जाएगा। देखो इसमें से जब आप इसको माइनस करोगे तो यहाँ से क्या आएगा, देखो यहाँ पर कितना आएगा, माइनस का 19 आ जाएगा और ये माइनस चल ही रहा है साथ में। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 19 बाई माइनस की 29, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से जो y की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 19/29 आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, यक्स के मान को हमने बताया था ना, जो वाई का मान जो आया है, अब इसका मान हम चाहे समीकरण नंबर 3 में रख दें, चाहे हम समीकरण नंबर 2 में रख दें, चाहे हम 1 में रख दें, वैल्यू जो है आपकी वो यक्स की वही आएगी, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में वाई का मान रखने पर, ठीक, जब हम यहाँ पर y का मान रख देंगे तो x बराबर आ जाएगा, समीकरण नंबर 3 में हम रख रहे हैं, ठीक है ना, 2 में मत रखो, 3 में, क्योंकि आपने 2 को ही तो पक्षांतर करके ये बनाया है, तो इसमें रखना आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको पक्षांतर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर आ जाएगा आपका, यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो x - 2y है तो 3 माइनस का 2 × y की वैल्यू कितनी है, 19/29 और ये आ जाएगा 3 - 19 दूनी 38 और ये बटे हो जाएगा कितना, 29। अब देखो इसका हम लासा ले लेते हैं। जब हम लासा यहाँ पर ले लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 87 माइनस का हो जाएगा 38 बटे आ जाएगा 29 और जब आप इसको दोनों को माइनस करोगे तो 49 अपॉन हो जाएगा 29। ये आपकी क्या आ जाएगी, यक्स की वैल्यू। ये आपका यक्स बराबर आ गया और ये आपका वाई बराबर आ गया। यही दोनों आपके क्या थे, आंसर थे। तो आपको समझ में आ चुका होगा। इसी टाइप के हमके क्वेश्चंस करने हैं, बहुत ही आसान से होने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्रश्नावली 3.1 की प्रश्न संख्या 1 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो आप जब प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन देखोगे आप, तो वही क्वेश्चन में आपने क्या किया था, पहले तो आपने उसको समीकरण में परिवर्तित किया था, फिर उसको जो है वहीं तक छोड़ दिया था, ठीक है, वहीं तक करने के बाद छोड़ दिया था। अब क्या है, उसको हमको हल भी करना है। किस टाइप से, हमको किस मेथड से सॉल्व करना है, इसको हमें प्रतिस्थापन भी से सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि जो
पिता मतलब आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि वह 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब इसमें उसके आफताब की बात हो रही है और पुत्री की बात हो रही है, तो दोनों की आयु को हम मान लेते हैं कि, और लास्ट में पूछेगा उनकी वर्तमान आयु क्या थी। तो मैं क्या कर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों चीज़ें मान लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर माननी चाहिए। जैसे आफताब की उम्र माननी है और पुत्री की उम्र माननी है, तो यहाँ पर लिख देते हैं आफताब की आयु बराबर, आफताब की आयु बराबर x वर्ष, ठीक। और जो पुत्री की आयु है, पुत्री की आयु बराबर हो जाएगी यहाँ से y वर्ष। अब यहाँ पर 2 शर्त बनेंगे, जैसा कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया है। ध्यान से अगर जिन्होंने देखा होगा, नहीं देखा है प्लीज़ जा करके देख लो, आई बटन पे लिंक आ रहा है और साथ ही साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दिया है, वहाँ से भी आप देख सकते हो, ठीक है। और ना हो तो यार चैनल पर चले जाओगे तो उतना तो आप लोग जानते ही हो। तो यहाँ पर चलते हैं फर्स्ट शर्तानुसार, ठीक। फर्स्ट शर्त अनुसार हम क्या देखते हैं कि जो आफताब अपनी पुत्री से कहता है, फर्स्ट शर्त से क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, अगर 7 वर्ष पूर्व जब भी बात करेगा तो उसके पिता की आयु में से हम क्या करेंगे, जैसे हमने यक्स लिया है तो यहाँ पर यक्स ले लेते हैं, ठीक। यक्स में से हम क्या करेंगे, पूर्व की बात करता है तो जितने वर्ष पूर्व की बात करेगा उसमें से हम घटा देंगे कुछ ना कुछ, मतलब जितना दिया रहेगा उतने वर्ष घटा करके लिखेंगे। तो यहाँ से वाई आ जाएगा और इसमें से भी हम क्या करेंगे, 7 वर्ष पूर्व घटा देंगे। फिर कहता है मैं तुमसे 7 गुनी आयु का रह जाएंगे, मतलब अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का रह जाएगा। अब ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझो, हमने इसी में ही गुणा क्यों किया, क्योंकि भाई उनके पिताजी क्या है, पहले से ही बहुत बड़े थे, मतलब आयु में सबसे बड़े थे। फिर उसमें से हमने 7 वर्ष दोनों में घटाया, फिर इनके बराबर लाने के लिए, अपनी पुत्री को अपने बराबर लाने के लिए भाई हम इनमें गुणा करेंगे कि इनमें गुणा करेंगे, इनमें गुणा करेंगे ना, मतलब बच्ची की उम्र में अगर हम गुणा करेंगे तभी तो इनकी उम्र में जो है बराबर हो पाएंगे दोनों की उम्र। इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जब हम गुणा करते हैं तो ये बात आप ध्यान रख के चलिएगा कि जो छोटा होता है उसके अंदर आपको गुणा करना है। जैसे कोई छोटा है, जैसे पिता और पुत्री की बात हो रही है तो पुत्री वाले में ही आपको गुणा करना है और किसी में नहीं करना है, ठीक है ना। तो आयु का 7 गुनी आयु का था, तो ये आपका जो है इसको सॉल्व कर लेंगे और आपको इक्वेशन मिल जाएगा। तो x माइनस 7 यहाँ से आ जाएगा 7y, माइनस का हो जाएगा 7 7 49, और ये हो जाएगा x माइनस का 7y, और ये आ जाएगा बराबर के इधर लेकर जाएंगे तो माइनस का 49 प्लस का 7 तो माइनस का 42 हो जाएगा, ठीक है। इतना तो आप जानते ही है, पक्षांतर करना तो आपको पता ही है। और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। देखो सेकेंड इक्वेशन से क्या होगा, मतलब सेकेंड शर्तानुसार हम चलते हैं और इक्वेशन नंबर सेकेंड बनाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ये तो फर्स्ट वाला हो गया। अब 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, मतलब 3 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब दोनों के उम्र में क्या होगा, 3 3 हम प्लस कर देते हैं। देखो वाई में और यक्स में दोनों में ही हमने क्या कर दिया, 3 3 प्लस कर दिया। और हम किस में गुणा करेंगे, जिससे भाई पुत्री वाले में गुणा करेंगे तभी तो इसकी उम्र के बराबर हो पाएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसमें 3 से गुणा कर देते हैं। 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो मैंने 3 से क्या कर दिया, यहाँ पर गुणा कर दिया। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस 3 और ये आ जाएगा 3y, माइनस का हो जाएगा 9। अब देखो x माइनस का 3y बराबर आ जाएगा, इसको इधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 6। एक बन गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखो अब देखो दो इक्वेशन आपके सामने तैयार हैं। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से x की वैल्यू को निकाल लेते हैं और इक्वेशन नंबर सेकंड में रख देते हैं। तो यहाँ से लिखते हैं कि समीकरण 1 में यक्स का मान, देखो यक्स का मान हम पहले निकाल लेते हैं। जब हम यक्स का मान निकालेंगे तो एक्स माइनस का कितना आ जाएगा, देखो x माइनस का 7y इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 42, और इसको उधर ले जाएंगे तो x बराबर आ जाएगा 7y माइनस का 42, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इक्वेशन नंबर थर्ड की जो वैल्यू है उसको हम किस में रख देंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में रख देंगे। तो समीकरण दो में यस का मान रखने पर, तो यस का मान हम क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में रख देते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो 7y माइनस का 42 और ये आ जाएगा माइनस का 3y इज इक्वल टू आ जाएगा 6। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो इन दोनों में क्या कर रहा है, घट रहा है, 7y में से 3y घट रहा है तो 4y हो जाएगा, और माइनस का 42 उधर जाएगा, और ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, देखो इसको इधर लेकर जाओगे तो ये बन जाएगा 48 बन जाएगा। देखो ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 42 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और यहाँ से जो y की वैल्यू निकल के आएगी आपके सामने, देखो 4 एकम 4, 4 दूना 8, मतलब कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक, अब 12 आपका क्या आ गया, y की वैल्यू आ गई। चाहिए कि आपको x की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 जो हमने बनाया था यहाँ पर, समीकरण नंबर 3, इसमें हम क्या करेंगे, y की वैल्यू रख देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो समीकरण 3 से हम क्या कर देते हैं, y की वैल्यू इसमें रख देते हैं। देखो यहाँ पर समीकरण नंबर 3 ये है
x बराबर 7y माइनस का 42, और देखो x बराबर आ जाएगा, देखो y की वैल्यू कितनी है 12, लो भैया 12 से हमने इंटू कर दिया, माइनस का 42 लिख दिया, और 12 सत्ते 84, 84 में से हम क्या करेंगे 42 को माइनस कर देंगे, और जब 84 में से 42 को माइनस करेंगे, यार जानते हो आप इतना 42 ही आता है, तो x से आपने माइनस कर दिया 42 आ गया। मतलब जो पुत्री की जो उम्र है वो कितनी है 12 वर्ष है वर्तमान उम्र, और पिता की जो उम्र है वो कितनी है 42 वर्ष है। तो इस बात को आपको याद रखना है, क्वेश्चन को आपको समझना है, करना तो आप कर ही ले जाओगे एक बार सीखने के बाद, लेकिन सीखना कैसे है, कैसे उस पर हैंडल करना है क्वेश्चन सामने आने के बाद, फर्स्ट स्टेप का आपको सबसे पहले लेना है, वो चीज़ें सबसे पहले आपको आनी चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन तो अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, उदाहरण नंबर 9। अरे भैया ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, जो कि है उदाहरण नंबर 9। देखो, आइए अनुच्छेद 3.3 के उदाहरण नंबर 2 को ले, अर्थात 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपये और 4 पेंसिल 6 रबड़ों का मूल्य 18 रुपये, प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य याद कीजिए। बहुत ही ईजीएस्ट क्वेश्चन, इससे ईजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। सबसे पहले हम मानते हैं कि माना भाई दो चीज़ें माननी है, पेंसिल और रबड़ की बात हो रही है तो दो चीज़ें सिंपल से मान लो। क्या हो जाएगा, माना पेंसिल का मूल्य बराबर, पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा माना रबड़ का मूल्य बराबर y रुपये हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा। फर्स्ट शर्त अनुसार चलते हैं। फर्स्ट शर्तानुसार हम क्या देखते हैं कि 2x प्लस का 3y, भाई क्या बनेगा यार, ध्यान दो, 2x प्लस का 3y यही तो बनेगा। देखो आसान है ना, बहुत आसान है। इसको मैंने बताया उदाहरण नंबर, आप अनुच्छेद 3.3 जब आप खोलोगे ना तो आपको सारी चीज़ें आपके सामने होंगी, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 2x 3y इक्वल टू हो जाएगा 9, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपका तैयार हो जाएगा। सेकंड शर्तानुसार हम क्या चलते हैं, सेकंड शर्तानुसार अब देखो क्या दिया है कि 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य 18 रुपये दिया है, तो 4 पेंसिल मतलब 4x, 6 रबड़ों का मूल्य 6y बराबर आ जाएगा 18, इक्वेशन नंबर सेकंड बन गया। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, मैं सिंपल से बता दूँ आपको बात। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a1/a2 और b1/b2 बराबर c1/c2, मतलब तीनों आपस में बराबर है, मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो मतलब इसका इक्वेशन ना, जब आप उदाहरण सॉल्व किए थे, एक उदाहरण मैंने सॉल्व किया था या अभी सॉल्व कर रहा हूँ, अभी आपको समझ में आएगा ये चीज़ें। बहुत ही केसेस हैं, मान अगर जब आ जाएगा ये केस तो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, तो वो लास्ट में आंसर उसका कैसे आता है ये चीज़ जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। मतलब इसको कब किस स्टेप पर ले जा करके छोड़ दिया जाता है अगर अपरिमित रूप से अनेक हल आता है, ये बात आप जरूर ध्यान रखना, क्योंकि बहुत से ऐसे समीकरण आ जाते हैं ना, उसमें आपको दिक्कत होने लगती है। तो समीकरण नंबर 1 में x का मान निकाल लेते हैं, x का मान हम क्या करते हैं y पदों में ले लेते हैं, मान x का मान निकाल लेते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं। x बराबर कितना आ जाएगा, देखो 9 माइनस का 3y इधर चला जाएगा और बटे आ जाएगा 2, ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इक्वेशन नंबर थर्ड की जो वैल्यूज है उसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड में रख देते हैं। क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड की जो वैल्यू है उसको हम इक्वेशन नंबर थर्ड की जो वैल्यू है 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 से x का मान हम रख देते हैं, तो ये आ जाएगा 4 और इंटू हो जाएगा x की वैल्यू 9 माइनस 3y अपान हो जाएगा 2 प्लस का आ जाएगा 6y बराबर आ जाएगा 18। अब देखो 2 दूना 4, ठीक। अब देखो इधर गुणा 9 दूना 18 और माइनस को हो जाएगा 6y प्लस का आ जाएगा 6y बराबर आ जाएगा 18। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 6y कैंसिल, मतलब 18 बराबर 18 आ जा रहा है। जब ये केस आएगा हमेशा याद रखना, सॉल्व करने पर प्रतिस्थापन विधि से इसका जो मान है, दोनों की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर अगर आ जाएंगी सॉल्व करते टाइम, तो वो क्या हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि अर्थात समीकरण 1 तथा 2 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। देखो क्या था इसमें, हमने पहले क्या बताया था, जब आप शुरू में पढ़ रहे थे तब हमने कहा था जब अपरिमित रूप से अनेक हल कब होगा, जब a1/a2 बराबर हो जाएगा b1/b2 इक्वल टू c1/c2 के होगा, तब आप संपाती होगा या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूँ कि जब 18 बराबर 18 के आ जाए, ये तो आपको चेक करने के लिए था कि है कि नहीं है, तभी तो मैंने पहले बता दिया कि इन दोनों का जब आप अनुपात निकालोगे तो वैल्यूज बराबर आ जाएंगी, और जब बराबर आ जाएंगे अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। लेकिन जब आप प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करोगे तो जब
ये चीज़ें आ जाएगी, 18 बराबर 18 मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ जाएगा, तो आप कहोगे कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है ना। ऐसे ही आपको क्वेश्चंस वगैरह देखने होते हैं, करने होते हैं, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, ध्यान से अगर आप करोगे तो ना कुछ भी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उदाहरण नंबर 10। उदाहरण नंबर 10 में क्या कह रहा है कि आइए अनुच्छेद 3.2 का उदाहरण नंबर 3 लेते हैं। क्या रेल की पटरी एक दूसरे को काटेंगी? देखो यहाँ पर दोनों की ट्रेनों की पटरियाँ दी गई हैं, दो रेल पटरियाँ। देखो जो क्वेश्चन कहा था कि उदाहरण नंबर 3 खोलिए ना, हमने खोल दिया। दो रेल पटरियाँ समीकरण इतना 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 द्वारा दी गई हैं, क्या स्थिति में व्यक्त कीजिए। समीकरण इतना दिया गया है, क्या ये एक दूसरे को काटेंगी? भाई जब तेरा कटेगा तो तू भी मैथ पढ़ेगा, यही चीज़ कहा जाता है ना भाई। फिजिक्स वाला कहता है ना, जब तेरा कटेगा तब तू भी मैथ पढ़ेगा। मैथ ने अपना बना दिया है कि तू भी मैथ पढ़ेगा। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है कि आइए अनुच्छेद 3.2 उदाहरण नंबर 3 ले लिया हमने भाई। रेलगाड़ी एक दूसरे को काटेंगी कि नहीं काटेंगी? भाई पहले इक्वेशन लिखते हैं तभी तो बता पाएंगे। क्या इक्वेशन है? x + 2y - 4 = 2, ये हो गया। और यहाँ से आ जाएगा 2x + 4y - हो जाएगा 12 बराबर हो जाएगा 0 के। देखो जब आपने ये क्वेश्चन देखा होगा, जब मैंने इस क्वेश्चन को आपको पढ़ाया था अनुच्छेद 3.2 का उदाहरण नंबर 3 जब दिया था, तो इसमें क्या आ रहा था, दोनों वैल्यू समांतर आ रही थी। ऐसे भी आप देख सकते हो कि a1/a2 की जो वैल्यू है b1/b2 के बराबर है, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। इसको जब आप करोगे तो 2/4 को करोगे तो 1/2 ही मिलेगा। लेकिन क्या ये 2/3 के बराबर, मतलब 2 से जब काटोगे 2 दूनी 4, और ये कितना आ जाएगा 6, मतलब 4 एकम 4, 4 3 12, मतलब 1/3। क्या ये तीनों आपस में बराबर होंगे? नहीं होंगे ना। तो ये केस कब के लिए था? a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये किसके लिए था? ये किसके लिए? समांतर के लिए था। समांतर क्या होगा भाई? जब समांतर होगा तो जैसे रेल की पटरी ये गई, ये रेल की पटरी गई, क्या ये दोनों आपस में काटेंगी? नहीं काटेंगी ना। जब नहीं काटेंगे तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटेंगे, अर्थात इसके कोई हल नहीं बनेंगे। यही चीज़ आपको इसमें समीकरण के थ्रू सॉल्व करके और प्रतिस्थापन विधि से आपको बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर ये फर्स्ट इक्वेशन ये रहा, सेकेंड इक्वेशन ये रहा। हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं, इसको सेकेंड इक्वेशन मानते हैं। इसको आपको नहीं लिखना है, इसको मैंने थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बताया है। और यहाँ से हो जाएगा समीकरण 1 में x का मान निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, x + 2y बराबर हो जाएगा 4। और यहाँ से x बराबर आ जाएगा कितना, देखो भाई इधर ले गए, अब इसको लेकर चले जाएंगे तो 4 - 2y आ जाएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका रेडी है, ताज़ा ताज़ा। अब यहाँ पर क्या देखते हैं, समीकरण नंबर 2 से चलते हैं। समीकरण 2 में x का मान रखने पर चलिए रख देते हैं, फटाफट से 2 में रखते हैं तो 2 इंटू कितना आ जाएगा, 4 - 2y प्लस का आ जाएगा यहाँ से 4y - 12 = 2। ये आ जाएगा 4 दूना 8 - 4y प्लस का 4y - 12 = 0। देखो 4 से 4y कैंसिल, यहाँ से 18। देखो 8 में से 12 जाएगा कितना बचेगा, 8 में से 12 जाएगा कितना बचेगा, -4 बराबर आ जाएगा 0। और जब ये केस आ जाए कि एक साइड तो कोई ना कोई वैल्यू हो, दूसरी साइड कोई वैल्यू 0 हो जाती है, तो आप क्या कहोगे कि ये क्या है, समांतर है। ठीक है ना, ये भी आपको लिखना है। क्या ये दूसरे को, क्या ये रेल की पटरियाँ एक दूसरे को काटेंगी? तो यहाँ पर लिखना नहीं, रेल की पटरियाँ एक दूसरे को नहीं काटेंगी। रेल की पटरियाँ एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटेंगी, कहीं भी नहीं काटेंगी। और साथ ही साथ आप ये भी लिख देना, अर्थात नहीं काटेंगी, अर्थात इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। ठीक है ना। बहुत ही बेसिक चीज़ें थी आज की इस वीडियो के अंदर, जो कि मैंने बताया आपको। अगले वीडियो से आपको जो है, हालांकि मैंने तैयार कर दिया अगला वीडियो, इसी वीडियो का जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, आवाज़ ही नहीं रिकॉर्ड हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगले वाले वीडियो तैयार है पूरी तरीके से, बस इसके जाते हुए वो वीडियो आ जाएगी आपको। रोज़ 7:30 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी, 7:30 बजे नहीं तो 8 बजे के 20 तक आपको चाहे जैसे वीडियो मिल जाएगी। इसके लिए आप परेशान ना होइए। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वंदे मातरम, जय हिंद।